हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के जो राज्य मध्यकालीन भारत में पड़ते थे। उसमें था एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। हमने इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन की बात करें तो जो बहमनी साम्राज्य था आगे जा कर के 5 भागों में टूट गया था, जिसमें था एक अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, और ये हैदराबाद था जिसका नाम वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन ये बरार था। बरार का वर्तमान नाम ही हैदराबाद बोल सकते हैं। ये हो गए आपके अहमद ये हो गया अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा ये बरार। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसी तरह विजयनगर साम्राज्य यहाँ से नीचे दक्षिण में विजयनगर किंगडम था। तो पहले चलो जानते हैं हम बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक काल था, तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक। और ये तुगलक वंश का हम देखें तो 1320 से 1414 के बीच तुगलक वंश ने शासन किया। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1346 में हसन बहमन शाह द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड संबंधित कुछ हम तथ्य जान लेते हैं। जैसे बहमनी साम्राज्य में ये बहमन शाह जो थे, इन्होंने हिंदुओं पर से जो जजिया कर वापस ले लिया था। हिंदुओं पर से जजिया कर वापस वापस ले लिया था। शिक्षा के विकास के लिए हम बात करें तो बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई थी शिक्षा के लिए। बात करें यहीं पर एक मुख्य तथ्य और की बात करें तो एक नाम यहाँ पर सादी नामक अधिकारी होता था। अधिकारी सादी नामक अधिकारी के पास राजस्व वसूली और सैनिक अधिकार दोनों प्रदान किए गए थे इसे। राजस्व वसूली के अधिकार भी थे और सैनिक अधिकार भी इसके पास थे। ठीक है। अब बहमनी साम्राज्य के ही अवशेषों पर आगे जाकर के 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। हम इनको एक एक करके जानते हैं। पहला हम बात करें तो पहला आता है बरार। बरार की बात करें तो बरार की स्थापना 1484 में किसने की थी? फतेह उल्लाह इमाद शाह ने। फतेह उल्लाह इमाद शाह ने किस वंश की स्थापना की थी यहाँ? इमाद शाही वंश की स्थापना की। ठीक है। अब दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य यहाँ आ जाता है, ऊपर हमने देखा बीजापुर। बीजापुर की स्थापना 1489 से 90 में किसने की? यहाँ पे आदिल शाही वंश की स्थापना की गई थी। सूबेदार
यूसुफ। यूसुफ आदिल खां। द्वारा कौन से वंश की? आदिल शाही वंश की स्थापना की गई। बात करें तीसरा, राज्य था अहमदनगर। अहमदनगर भी 1490 में स्थापित हुआ। और यहाँ पर हुई निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की। आगे बात करते हैं चौथा। चौथा था बीदर। बीदर की हम बात करें तो यहाँ पे स्थापना हुई। इसे जो बीदर में जिसने स्थापना की थी उसका नाम था अमीर अली वरीद। अमीर अली वरीद। इसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। अब पूछ ले कि दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है, तो बीदर का जो संस्थापक था अमीर अली वरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। बात करते हैं पांचवा और अंतिम, और ये है गोलकुंडा। गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा की स्थापना की कुली कुतुब शाह, कुली शाह ने। कुली शाह के बाद यहाँ का गोलकुंडा का अगला शासक बना इब्राहिम शाह। और इब्राहिम साहब के बाद आता है मोहम्मद कुली। इसी ने हैदराबाद की स्थापना की थी आगे चल के। बस ये बहमनी साम्राज्य के बारे में इतने फैक्ट जान लो, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा उसमें बहमनी साम्राज्य से नहीं पूछे। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की बात करें हम, इसकी विजयनगर से संबंधित जो वंश आए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज कैसा था, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और यहाँ का कला संस्कृति के बारे में। कला संस्कृति मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानते हैं इससे संबंधित कौन कौन से वंश आए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1336 में किसके समय हुई थी? ये पूछ लेता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के समय या किस शासक के समय हुई थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो बात करते हैं कौन कौन से वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। तो पहला आता है संगम वंश। संगम वंश के बाद आता है सालुक वंश। सालुक वंश के बाद आता है तुलुक वंश। और तुलुक के बाद आता आर आर वीडू वंश। अब हम इनके संस्थापक की बात करते हैं। तो संगम वंश के जो संस्थापक था वो थे हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का संस्थापक। और इसके बाद हम बात करते करेंगे इन वंशों का अंतिम शासक कौन था। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है।
ठीक है। तो हरिहर संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी कब? और इस वंश ने शासन किया 1336 से 1485 एडी ईस्वी तक। और इसका जो अंतिम शासक था वो था विरूपाक्ष। बात करते हैं सुलभ वंश। सुलभ वंश की स्थापना की थी नरसिंह सुलभ ने। नरसिंह सालुब। इसने शासन किया 1485 से 1505 ईस्वी तक। और इसका अंतिम शासक था इम्माड़ी नरसिंह। अगला बात करते हैं तुलुक वंश। तो तुलुक वंश की जो स्थापना की थी वो की थी वीर नरसिंह ने। इस वंश ने शासन किया 1505 से 1570 के बीच। 1505 से 1570 के मध्य। और इसका जो अंतिम शासक था वो था सदाशिव। अब अंतिम वंश था आरविडु वंश। इसकी स्थापना की थी तुरुमाल ने। इस वंश ने शासन किया 1570 से 1650। और इसका जो अंतिम शासक था वो था रंग थर्ड। इस समय ही बहमनी साम्राज्य जो 5 राज्य बने थे, 5 स्वतंत्र राज्य बने, उनसे ही इनका युद्ध होता है और युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं संगम संबंधी कुछ तथ्य संगम काल से या संगम वंश से कोई इनके शासक के बारे में। हम बात करते हैं हरिहर बुक्का या हरिहर की। इम्पोर्टेंट जो शासक हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आता हरिहर सेकंड एक शासक। इसने श्रीलंका तक से राजस्व वसूल किया था। राजस्व वसूल किया। अगला बात करते हैं संगम वंश में आता देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के शासन काल में एक इतालवी यात्री बोलते हैं जिसे निकोलो काउंटी या इटली का यात्री निकोलो काउंटी विजयनगर साम्राज्य आया था। निकोलो काउंटी कहाँ का था? इटली का। देवराय फर्स्ट के काल में विजयनगर आया था। बात करें देवराय फर्स्ट के ही जो शासन काल में एक विद्वान मिलते हैं साहित्यकार, उनका नाम था हरविलास, जो देवराय फर्स्ट के दरबार में रहते थे। हरविलास के जो हरविलास एक साहित्य है, रचना है हरविलास दास। जो इसकी रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने की थी। तो श्रीनाथ देवराय फर्स्ट के दरबार में रहते थे साहित्यकार। बात करते हैं देवराय सेकंड की। देवराय भी एक महत्वपूर्ण महान शासक हुए। और देवराय शासन काल में एक ईरानी या फारसी ईरानी राजदूत कौन? अब्दुल रज्जाक अब विजयनगर साम्राज्य आया। संगम वंश में भाई इतना ही आपको ध्यान रखना है। और यदि इससे ज़्यादा याद रख लो तो और इनके जो क्रम है हरिहर हरिहर उसके बाद हरि बुक्का फिर देवराय फर्स्ट देवराय सेकंड और इसमें जो भी बीच में जो शासक हुए उनका आपको क्रम देख लेना। ये छोटे पे एग्जामों में ये यूपीपीसी से आर ओ में उनका क्रम पूछ लेता है सीक्वेंस कहाँ है, इनका क्रम क्या है। अब बात करते हैं आगे सुलभ वंश की। सुलभ वंश से संबंधित कुछ तथ्य हम देखते हैं। कौन कौन शासक हुए और किसने क्या कार्य किया। सुलभ या सालुब वंश इसको कहते हैं।
सुलभ वंश की बात करें तो उस टाइम पे जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, जैसे उस वो चोल, पांडे, चेर, उस बाद में आकर के वो कमजोर हुए, और कमजोर होने के बाद सुलभ वंश के शासकों ने उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करा ली। यानी चोल, पांड्या और चेर अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। इसमें इतना ही काफी है। तुलुक वंश के बाद हम बात करते हैं तुलुक वंश की। तुलुक वंश इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो शासक थे, जैसे कृष्ण देव राय। तुलुक वंश की बात करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण शासक था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय की हम बात करें तो इसके उस समय जो पुर्तगाली आ गए थे, तो पुर्तगाली आने के बाद तो इस कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध स्थापित किए। इसी के समय बात करें, कृष्ण देव राय के समय एक पुर्तगाली यात्री था, डोमिंगो पायस। एक दूसरा पुर्तगाली यात्री था, डुआर्ट बारबोसा। ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य पहुंचे थे। बात करें तो कृष्ण देव राय के बारे में, जब बाबर बाद में आया तो बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। अब पूछ ले कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस भारतीय शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया, तो वो कृष्ण देव राय था। बाबरनामा में बाबर की आत्मकथा है, तो इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्ण देव राय थे। इसी की बात करें तो इसने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसे हजारा मंदिर। दूसरा एक और है विट्ठल स्वामी मंदिर। इसी कृष्ण देव राय के समय में ही जो पहले विवाह पर कर लिया जाता था, तो उसने विवाह कर को भी समाप्त कर दिया था। तो किसने किया विवाह कर समाप्त? कृष्ण देव राय ने। अब बात करते हैं, बस इम्पोर्टेंट यही था और बाकी कुछ नहीं है ऐसा उसमें। बात करते हैं आगे कि इसका पतन कैसा हुआ। तो पतन के लिए एक तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं। राक्षस तांगड़ी का युद्ध। यदि इस युद्ध की बात करें तो इसकी तारीख थी 23 जनवरी 1565 को। इसमें दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ था विजयनगर और दूसरी तरफ था वर्सिज। को बरार को छोड़कर चारों बहमनी साम्राज्य से जो स्वतंत्र हुए, चार राज्य गुट बना करके। कौन कौन से थे बचे? बीदर, गोलकुंडा, और ये तीसरा हो गया बरार।
अहमदनगर। एक हो गया बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। और एक और बचा, तो उसको हम देखते हैं। हम्म, मेरे हिसाब से बचा बीजापुर, सॉरी, ये बचे। तो विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य की तरफ से जो युद्ध में भाग लिया, या उस टाइम पे जो शासक था, वो था राम राय। और इधर से इनके प्रमुख सेनापतियों ने भाग लिया। हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ का प्रशासन व्यवस्था या राजनीति। राजनीति की बात करें तो वही शीर्ष पर, केंद्र में राजा और राजा के साथ मंत्री। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक राज परिषद होती थी, और राज परिषद के हिसाब से ही राजा शासन करता था, यानी राजा के लिए राज परिषद की सहमति अनिवार्य थी। हम बात करें, यहाँ हुआ केंद्र, केंद्र में राय, यानी उधर राजा को राय कहा जाता था। हम्म इसके पास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ये स्वयं न्याय का संपादन करता था। बात करें अभी जो बोला राज परिषद, राज परिषद में महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। राजा की ये राय की सलाहकार समिति थी। समिति, इसका मुख्य कार्य राजा को सलाह देना, राय को सलाह देना। इसकी बात करें, राज परिषद में मंत्रियों की जो संख्या थी वो 20 तक मिलती है। तीसरा, ये राज परिषद की बात, तो ये राय, ये राजा के कार्यों पर नियंत्रण भी रखते, नियंत्रण भी रखती थी। ये हो गया। यहाँ पे हम कुछ, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में हम बात कर रहे हैं ये राजनीति की, तो यहाँ पर कुछ अधिकारी होते हैं। जैसे बात करें मानदेय, प्रधान, इसको उस समय पे गृह मंत्री बोला जाता था। एक होता था रायसम, रायसम एक सचिव लेवल का अधिकारी होता था। और अन्य अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो आता है कर्णिकम। कर्णिकम का कार्य था हिसाब किताब रखना। और एक और अधिकारी था मुद्रा करता, ये राज्य के मुद्रा का रख रखाव करता था। करता था। आगे बात करें हम यहाँ की राजस्व व्यवस्था की। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व व्यवस्था क्या थी, जिससे शासन चलाया जाता था। तो मुख्य स्रोत की बात करें तो मुख्य स्रोत तो यहाँ पे भूमि कर ही था। भूमि कर और या लगान बोल सकते हैं। तो खेत के स्वरूप और जो भूमि कर और ये था, उसको खेत के स्वरूप और उपज के आधार पर लगान की राशि तय की जाती थी। ये है सामान्य उपज का 1/6 भाग होता है। बात करते हैं भूमि कर, यहाँ भी भूमि इस टाइम पर दान दी जाती थी। जैसे यदि मंदिरों को भूमि दान दी गई है, तो उस भूमि से जो कर, भूमि कर या लगान वसूला जाता था, वो 1/30 भाग था। और दूसरा, यदि ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई है,
तो उससे लगान 1/20 भाग प्राप्त होता है। कर की बात करें तो कर नगद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। रूपों में लिया जाता था। अन्य करों की हम बात करते करें तो जैसे चरागाह था, मकान, एक लिमिट के बाद यदि मकान आपके पास अधिक है तो उस पर कर, उद्योगों पर और व्यवसाय पर। यहाँ की हम बात करें, अभी पीछे बताया था कि विवाह कर भी था, लेकिन इसको कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया था, लेकिन विधवा विवाह कर मुक्त था। यहाँ की लगान वसूली की बात करें तो लगान वसूली ठेकेदारी व्यवस्था पर आधारित थी। लगान वसूली ठेकेदारी व्यवस्था या प्रथा पर आधारित थी। हम बात करें यहाँ की न्याय व्यवस्था की, विजयनगर साम्राज्य की। हम यहाँ की न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। सर्वोच्च अधिकारी राय, जो राजा। उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत यहाँ की न्याय व्यवस्था की बात करें तो विभिन्न स्तरीय न्यायालय और न्यायाधीश कार्य करते थे। प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय थे। जो निचली अदालत थी उनके विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में तथा राजा के पास अपील की जा सकती थी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो हिंदू विधि विधान के अनुसार होता था। अनुसार न्याय होता था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ इनकी सैनिक व्यवस्था की। सैनिक व्यवस्था की बात करें तो जो इनकी सेना थी वो सामंती सिद्धांतों पर आधारित थी। सामंती सिद्धांतों पर आधारित थी। सेना में बात करें तो मुसलमान भी, मुसलमान, हिंदू, तुर्की अश्वारोही और धनुर्धर इसमें शामिल थे। बात करें पुर्तगालियों की, जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, इन्होंने पुर्तगालियों की सहायता से तोपखाना भी विकसित किया। तोपखाना विकसित किया। यहाँ की बात करें तो जो नायक थे, जागीरदार और प्रांतपति, वो भी सेना रखते थे, जो आवश्यकता अनुसार समय समय पर केंद्र की सहायता भी करते थे। सेना का जो प्रधान था, उसको दंड नायक अधिकारी कहा कहा जाता था। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया।
जो कोतवाल के अंडर में आता था। कोतवाल नामक अधिकारी के अंतर्गत आता था। हम यहाँ पे एक चीज राजस्व व्यवस्था जब में हम बात कर रहे थे वो राजनीति की, तो जो प्रशासन का नीचे से ऊपर तक जो क्रम था हम उस क्रम को देख लेते हैं। तो क्रम की बात करें तो सबसे ऊपर शीर्ष पर केंद्र जो सभी शक्तियों से युक्त था। उसके नीचे प्रांत आता था। प्रांत के नीचे मंडल। मंडल के नीचे कोट्टम ओब्लिक वलनाडु। वलनाडु के नीचे की बात करें तो नाडु। और नाडु के नीचे आता था मेलाग्राम। मेलाग्राम में 50 गांव शामिल होते थे। और मेलाग्राम के नीचे आता था उर ओब्लिक ग्राम। ये यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था नीचे से ऊपर तक कार्य करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो टर्मोलॉजी यूज होती है। एक होती है न्यायांकर व्यवस्था। न्यायांकर व्यवस्था ये क्या होते थे, ये एक सैनिक भूसामंत थे। कौन थे? सैनिक भूसामंत। इनका उद्देश्य ये जो अमरम था, अमरम से प्राप्त राजस्व का एक भाग केंद्र को भेजते थे जो ये अपने एरिया से उगाते थे। कहने का मतलब है कि राजकीय सेवा के बदले तथा सेना रखने के लिए इन्हें भूमि दी जाती थी और उस भूमि को अमरम कहा जाता था। और इसी भूमि से ये सैनिकों को खर्च निकालते थे और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता था उसे केंद्र को भेजा जाता था। और इनका कर्तव्य था कि से और राजा के लिए एक निर्धारित सेना का गठन किया जाए। दूसरी व्यवस्था आयंगर आयगर व्यवस्था। ये वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी होते थे। वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी। आयकर व्यवस्था के अनुसार यदि हम बात करें तो प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था। गांव को एक स्वतंत्र इकाई जो प्रशासनिक इकाई माना जाता था। शासन की जिम्मेदारी, यहाँ के गांव के शासन की जिम्मेदारी 12 व्यक्तियों, जो आयंगर व्यवस्था है इसमें 12 व्यक्तियों के समूह पर होती थी जिसको आयंगर व्यवस्था कहा जाता है। इनका पद जो है ये वंशानुगत होता था। ये अपना पद यदि चाहें तो ये अपना पद बेच भी सकते थे तो या गिरवी भी रख सकते थे। ये हो गया आपकी आयंगर व्यवस्था। बात करते हैं तो इन्हें जो ये 12 व्यक्ति थे इन्हें सेवा के बदले बदले लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। भूमि बात करें यदि आयंगरों की ये जो 12 व्यक्तियों की जो आयंगर व्यवस्था थी, इनकी परमिशन के बिना गांव की भूमि न बेची जा सकती थी, न संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता था और न ही भूमि दान दी जा सकती थी। यहाँ पे हम बात करें कुछ और टर्मोलॉजी या कुछ और अधिकारियों की, तो यहाँ पे आता है गृहपति। डायरेक्ट पूछता है कि हाँ एक तरफ ये मिलान में दे दे तो एक गृहपति। गृहपति में आते थे जमींदार और किसान। दूसरा आता था वेल्लार, वेल्लालर। ये थे बड़े जमींदार। और एक था उलवर। उलवर की बात करें इसको हल जोतने वाला या हलवाहा बोल सकते हैं। ओके। और अधिकारियों की बात करें तो दूसरे अधिकारी थे सेंट, एक अधिकारी था सेंट यावा। सेंट यावा ये था ग्राम का लेखाधिकारी, गांव का लेखाधिकारी।
एक था महानायकाचार्य। महानायकाचार्य ये जो ग्राम सभा थी, कि जो जो कार्यवाही होती थी, कार्यवाही का निरीक्षण करता था। यानी ग्राम सभा की कार्यवाही का निरीक्षण करता। अब बात करते हैं यहाँ के सामाजिक व्यवस्था की। यहाँ का समाज विजयनगर साम्राज्य का, तो वही जो पहले से चला है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, सेट्टी या चेट्टी। जो सेट्टी चेट्टी कौन होते थे? व्यापारी और दस्तकार होते थे। दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा यहाँ पे विद्वान थी, स्त्री और पुरुष दोनों दास रखे जाते थे। दहेज प्रथा की बात करें, दहेज प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और बात करें कि जो उत्तर से दक्षिण लोग जाते थे बसने के लिए, उनको बड़वा जाति कहलाते थे। एक अलग जाति वहाँ पे, बड़वा जाति। कौन थे? जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जा करके बस जाते थे। बात करें पर्दा प्रथा की, ये है पर्दा प्रथा। तो यहाँ पर बात करें तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे बात करें सती प्रथा की, तो यहाँ पर सती प्रथा विद्यमान थी। ये सती प्रथा की बात करें तो जो स्त्री सती होती थी, उसके सम्मान में पाषाण स्मारक स्थापित किए जाते थे। पाषाण स्मारक स्थापित किए जाते थे। ऐसे ही जो पाषाण स्मारक की यदि हम आइए बात, तो हम और करते हैं। एक होता है वीरकल, ये भी स्मारक था। वीरकल भी स्मारक था। यानी जो युद्ध में मरने वाले सैनिक थे, लड़कर मरने वाले सैनिकों के लिए वीरकल स्मारक गाड़े जाते थे। लड़कर मरने वाले सैनिकों की याद में वीरकल स्मारक गाड़े जाते थे। वीरों के सम्मान में स्मारक स्वरूप प्रस्तर खड़ा किया जाता था। क्या अर्थ? बात करें यहाँ की आर्थिक स्थिति की, तो हमने कर व्यवस्था तो वहाँ की देख ही ली थी। आर्थिक, तो जो व्यक्ति, जो यहाँ पे भी कृषि प्रथा विद्यमान थी, कृषि पे अधिक जोर था। दूसरा व्यापार पे। उसके बाद दूसरा कृषि के लिए जो व्यक्ति सिंचाई की सुविधा के लिए प्रयास करते थे स्वयं से और उनकी देखभाल करते थे, उन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी राज्य की तरफ से। बात करें राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि होती थी, जो एग्रीकल्चर लैंड था, उन्हें भंडारवाद ग्राम कहा जाता था, जो पूरे गांव को दी जाती थी। यहाँ पर जो मठ मंदिरों को दान दी जाती थी भूमि, उसको ब्रह्मदे, देवदे और मठापुर भूमि कहा जाता था। अब बोल दे, ये टर्मोलॉजी पूछ ले, ब्रह्मदे, देवदे, मठापुर भूमि किससे संबंधित है? तो आप बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि मठ मंदिरों को दान दी गई भूमि। एक थी अमरम, हमने पीछा अमरम भूमि, सैनिक और असैनिक कार्यों को बदले दी जाने वाली भूमि। एक और टर्मोलॉजी आती है ऊपर यहाँ पे, उबली, गांव में विशिष्ट सेवा के बदले उबली है। यानी गांव में विशिष्ट सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। उबली। और एक है कुट्टा की। अभी जो वर्तमान में जैसे पट्टे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से लोगों को, इसी तरफ से कुट्टा की उस टाइम पे एक प्रथा थी, जो पट्टे पर भूमि दान दी जाती थी। तो ये दान नहीं दी जाती थी, उनसे एक समय के लिए भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था।
पट्टे पर दी जाने वाली थी। ये हो गया आपका विजयनगर साम्राज्य। आज की वीडियो में हमने देखा, और इस वाली वीडियो में ये विजयनगर साम्राज्य हो गया, ये बहमनी साम्राज्य, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे तो ROR हो या PCS हो। भाई इतना ही, आप अपना नोट्स बना लीजिए और इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी अगला अपडेट मिल जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।